एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम क्रांति और आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आ रही हूं मैं माइंड मैप की सीरीज, जिसमें सारे चैप्टर क्लास 12 के फिजिक्स के हम कवर कर रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए और आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हो रही है। चाहे CUET हो, नीट हो, JEE हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो, हर बच्चों के लिए ये माइंड मैप है। तो जरूर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखेंगे, ड्रॉ करेंगे मेरे साथ माइंड मैप और उसको बार बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। तो आपको फिजिक्स का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आपको याद ना रहे। और दोस्तों को भी वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर जो नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, आज की हमारी क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स का जो है माइंड मैप आज बनवाने वाली हूँ। छोटा चैप्टर है बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, राइट। पर आप लोगों को यहाँ पर समराइज करके जब मैं फॉर्मूला दे दूंगी तो आप लोगों को जो है डिफिकल्टी नहीं होगी, जो डिफिकल्टी आप लोगों को होती है, और ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए आसान बन जाएगा। शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स मतलब की तरंग प्रकाशिकी का ये चैप्टर। इस चैप्टर में जो है मुख्य जो टॉपिक्स हैं विवर्तन और व्यतिकरण, जिसको हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। तरंग प्रकाशिकी इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए ये वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को दोनों ही टर्म्स यहाँ पर बता रही हूँ। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो के लिए अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि चाहे वो कोई भी मीडियम का बच्चा हो, कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो, आप ये वीडियो जरूर देखें और माइंड मैप को ड्रॉ करें। तो जब हम लोग यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो देखो इसके पहले आप लोगों ने जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली जो अभी तक जो है हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे थे, सारा कुछ पढ़ रहे थे, बट उसके वेव्स की जो प्रॉपर्टी है, वेव का जो गुण है, लाइक वो तरंग की तरह व्यवहार कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है, तो उसके बारे में अभी तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। तो हम यहाँ पर जो है हाइगेंस की बात करते हैं। तो जो हाइगेंस है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इन्होंने जो तरंग की थ्योरी, वेव की जो थ्योरी दी, तो बेसिकली यहाँ से कहानी शुरू होती है। हाइगेंस प्रिंसिपल या फिर वेव थ्योरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वेव थ्योरी। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अभी तक जो है साइनोसाइडल फॉर्म में तरंगों को पढ़ रहे थे, तो वो साइनोसाइडल फॉर्म में तो होता है, बट कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए जो है हम बेसिक एग्जांपल लेंगे पानी का, कि जब आपने कभी ठहरे हुए पानी में अगर कंकड़ मारा होगा तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ से गोल लहरें जो है बनती है। बिल्कुल यही होता है किसी प्रकाश की किरण के साथ, क्योंकि अभी तक जो है हमको ये बताया गया था कि जो प्रकाश यानी कि लाइट है वो सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन मान लो कि मैं एक टॉर्च लाइट को मारूं और ये टॉर्च से मान लो कि क्या निकल रही है, प्रकाश की किरण निकल रही है, तो यूं ये धीरे धीरे जो है ये क्या होता है, ये बढ़ता हुआ चला जाता है, ये बढ़ता हुआ चला जाता है यूं इस तरीके से। तो आपने इसका बेस्ट एग्जांपल टॉर्च ही मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि टॉर्च का जो सामने का सिरा होता है वो गोल मान लो कि इतना होता है, लेकिन जो उससे लाइट निकल रही होती है वो बिल्कुल लगभग इतने मतलब सर्कल में होती है। तो डेफिनेटली सीधी रेखा में प्रकाश गमन कर रही है, लेकिन फैल भी तो रही है। तो इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पानी का एग्जांपल दिया कि ठहरे हुए पानी में अगर आपने कंकड़ फेंका तो वो लहरें निकली, तो बिल्कुल उसी तरीके से होता क्या है कि मान लो कि कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट से जो है वो जो साइनोसाइडल हम रे बोल रहे हैं, प्रकाश की किरणें जो हम बोल रहे हैं, वो इस तरीके से जो है क्या होती है, चारों तरफ निकलती है किसी एक सोर्स से, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है यहाँ पर मैं इरेज कर रही हूँ। तो इसी के बारे में जो है हमको किसने बताया, हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी में हमको जो है बताया। तो यहाँ पर वेव फ्रंट्स और वेवलेट्स की बात होती है। तो जैसे कि आपने पानी में कंकड़ फेंका, वैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स के चारों तरफ क्या करेगा, लाइट सोर्स के चारों तरफ जो है यहाँ पर फैलेगा क्या, जो प्रकाश की किरण है चारों तरफ फैलेगी, ठीक है, यूं इस तरीके से। इसके बाद जब ये आगे फैल जाएगी तो आगे जाकर के मतलब इसको जो हम यहाँ पर लोकस जो ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, जो लोकस हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स, और ये वेव फ्रंट्स जो है वो क्या बनाती है, वेवलेट्स बनाती है। तो लाइक आगे बढ़ने के बाद जो है इन वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, ये खुद भी जो है एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि ये मेन सोर्स नहीं है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सोर्स है। तो इसको हम द्वितीयक तरंगिका है, सेकेंडरी वेव मतलब वेवलेट्स हम इसको कहते हैं, जो लोकस है उसको हम वेवलेट्स कहते हैं, और ये जो बन रहा है वेव्स का उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो इस तरीके से अपने आप में ये सारे के सारे क्या करते हैं, सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, और इस तरीके से अपने चारों तरफ क्या करते हैं, फैलते जाते हैं, और यही कहानी जो आगे बढ़ती जाती है। सेकेंडरी के बाद थर्ड वेवलेट, फोर्थ वेवलेट, इस तरीके से जो है बनता जाता है। यही क्या है, हाइगेंस का प्रिंसिपल है। अगर मान लो कि बहुत दूर में आपका प्रकाश सोर्स है, जैसे कि सूर्य आपका बहुत दूर में है, तो उसको जो है इस तरीके से मतलब की पैरेलल लाइंस की तरह जो है देखा जाता है, यूं इस तरीके से। मान लो कि क्या हो रही है, जो वेवलेट्स है, जो वेव फ्रंट्स है, वो क्या आ रहे हैं, तो बहुत दूर से मान लो कि देखो, अब मान लो कि ये आपका सन है, तो यूं मान लो कि सर्कल होते 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 अगर इसका छोटा पार्ट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक किसकी तरह बिहेव करेगा, तो एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। तो ये प्लेन वेवलेट्स जो है इन कंडीशंस में होते हैं, और लाइक इनके लिए जो है पहले मतलब कंसीडर किया गया था कि मान लो कि वायु या निर्वात है, और वायु निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन वहां पर जो है माना गया था कि एक ईथर नाम का मीडियम है, क्योंकि एक्चुअली में होता नहीं है, बट ठीक है, साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी असम्पशंस लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहां पर जो है इस तरीके से हुआ था। और यहाँ पर कुछ थ्योरीज है जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि होमोजेनियस मीडियम मतलब एक जैसा माध्यम होना चाहिए, अलग अलग तरह का माध्यम नहीं होना चाहिए। लाइक पहले ग्लास हो गया, फिर वायु हो गया, पानी हो गया, ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए, केवल एक सिंगल माध्यम की हम यहाँ पर बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मीडियम।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि लाइक जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था क्या कि जो वेव फ्रंट्स है वो आगे बढ़ रही है, वेवलेट्स भी हम लोगों को मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो वेव फ्रंट्स हम लोगों को मिल रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है जिस डायरेक्शन में जो वेव है वो प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब कि तरंग संचरण की गति के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होता है। तरंग संचरण की गति के लंबवत होता है क्या, वेव फ्रंट हमेशा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ इन तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट्स को हम तरंगाग्र बोलते हैं। इन वेव फ्रंट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो क्या है, प्राथमिक तरंगाग्र है। सोर्स से क्या निकल रही है, प्राथमिक तरंगे निकल रही है, मतलब प्राइमरी वेव्स निकल रही हैं। और इनका जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, मतलब हर एक बिंदु क्या हो रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं का क्या है, स्रोत है, सोर्स है। मतलब कि हर एक पॉइंट जो है सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है उसका क्या है, सोर्स है। अच्छा जी, तो हम अभी तक के जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी की सारी जो है लाइट के साथ जो घटनाएं घट रही होती हैं, है ना, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो लाइक तरंग मतलब बहुत सारे ऐसे लाइक इंटरफेरेंस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब व्यतिकरण और विवर्तन की जो हम बात कर रहे थे, उनको जो है इसके पहले के जो ऑप्टिक्स का जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा है वहां पर पार्ट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं जिसके द्वारा जो है एक्सप्लेन किया जा सके। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर तरंगाग्र के बारे में पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइगेंस के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने जो है लाइक लाइट की वजह से और भी जो घटनाएं हो रही है उन सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर जो है क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा मिल जाता है वेव ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पर हम लोगों को रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और इसके अलावा जो है इंटरफेरेंस मतलब कि व्यतिकरण, और डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, सारी की सारी और थ्योरी जो है क्या कर दी गई, एक्सप्लेन कर दी गई। ठीक है, सारी की सारी थ्योरी क्या कर दी गई, एक्सप्लेन कर दी गई। ठीक, चलो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। वैसे कि आप लोगों को मैंने एक तो बता ही दिया है कि सर्कुलर इस तरीके से हमने चारों तरफ बढ़ता है। दूसरा क्या, इस तरीके से अगर मान लो कि सोर्स बहुत दूर से आ रहा है, क्या आ रहा है, सोर्स जो है वो बहुत दूर से आ रहा है, तो आगे चलकर कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, पैरेलल की तरह बिहेव करता है। एक मैं आप लोगों को यहीं पर बना के दिखा देती हूँ। एक होता है सिलिंड्रिकल, जैसे कि जो ट्यूबलाइट आप लोगों ने पहले वाला ट्यूबलाइट देखा होगा, गोल रॉड कांच का जो बना होता था, फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब जिसको बोलते थे, ठीक है, जिसके अंदर गैस भरी होती थी, बहुत सारी बातें उसके बारे में, लेकिन हम वो रॉड की बात करते हैं। यूं इस तरीके से व्हाइट कलर का, जैसे आप देख पा रहे हो, यूं इस तरीके से ही दिखता था। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि लाइक इसमें क्या होता था कि इसमें अगर मानो कि ये लाइट सोर्स है हमारा, तो इससे जो लाइट्स निकलेगी वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में यूं इस तरीके से इधर 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 चारों तरफ क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर यही होता है कि लाइट रे जो है ये इधर 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 जो है इस तरीके से क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है ये सोर्स। तो तीन अलग अलग तरह के सोर्स मैंने बताया, एक सिलिंड्रिकल हो गया, एक प्लेन हो गया, एक क्या हो गया आपका सर्कुलर हो गया। अब इन तीनों तरह के सोर्स में बेसिकली क्या होता है कि देखो जो लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटी होती है, राइट, ऑब्वियसली उनकी इंटेंसिटी की हम बात करते हैं। और इसके अलावा जो है हम उनके आयाम की हम बात करते हैं, लाइक उनके जो कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो लाइक क्या कहते हैं यार, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, उसको हम आयाम हिंदी में कहते हैं, तो ए से रिलेट करते हैं उसको। तो बेसिकली जब हम इस तरीके से सिलिंड्रिकल की बात करें तो ये जो ए है वो मान लो कि जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इंटेंसिटी है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमने इंटेंसिटी का जो है डिस्टेंस के साथ रिलेशन देख लिया। इसके लिए जब हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल सोर्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जब हम यहाँ पर सर्कुलर सोर्स की बात करेंगे तो सर्कुलर सोर्स के लिए क्या होता है कि जो ए है, ए का जो रिलेशन है यहाँ पर क्या होता है, 1/r जो है, मतलब कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसको कहीं और पे लिख लेते हैं ताकि सही से आप देख पाओ। लाइक इसको यहाँ पर मैं एरो करके लिख देती हूँ। ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के लिए, और इंटेंसिटी होती है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आई और ए के बीच में यहाँ से क्या रिलेशन आ जाता है कि इंटेंसिटी वो जो मैग्नीट्यूड यानी कि आयाम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब कि व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका व्यतिकरण जो है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
ये बहुत ही इजी है। इसमें मान लो कि आपने द्वि स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा, बट वो कई बार क्या होता है कि हमको रटना पड़ता है या याद करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो शुरू इसको हम जो करेंगे तो सोर्स से करेंगे। कोहेरेंट सोर्स की हम बात करेंगे। लाइक मान लो कि मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे समान कला संबंध में प्रकाश की किरणें निकल रही होती है, जिसको हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। मतलब कि एक जैसा वेव निकल रहा होता है, इक्वल जो है फेज डिफरेंस का वेव निकल रहा होता है, उसको हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। इसके अलावा नॉन कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्स हम कहते हैं। तो लाइक जिससे अलग अलग जो मैग्नीट्यूड्स के वेव्स निकल रहे होते हैं उसको इनकोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हम जनरली कोहेरेंट सोर्स के लिए ही हम क्या करेंगे, थ्योरीज को पढ़ेंगे। एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसको कहा जाता है समान कला संबंध में जो होते हैं, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कोहेरेंट लाइट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अब इसके लिए डायग्राम भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। यूं इस तरीके से एक सोर्स है, तो एक ही सोर्स से एक जैसा निकलेगा, तो ये निकल गया, यूं इस तरीके से गया। फिर यहाँ पर मान लो कि 2 स्लिट्स मैंने बना दिया है यूं इस तरीके से, तो यहाँ निकल के क्या हुआ, यूं इस तरीके से आपका जो है क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छिद्र है आपका, छोटा छोटा छिद्र, यानी कि स्लिट्स हम लोगों ने बनाया है यूं इस तरीके से। तो ये कोहेरेंट सोर्स के लिए हो गया। अब अगर हम इनकोहेरेंट सोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या बात करें इनकोहेरेंट सोर्स की, तो इनकोहेरेंट सोर्स के केस में लाइक मान लो कि 2 अलग अलग तरंगाग्र वाले मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर सोर्स लिए हैं, इनको इस तरीके से द्वि स्लिट के बीच में ही हम लोगों ने रखा है यूं इस तरीके से, यहाँ से जो निकलेगा, ठीक है, तो इंटरफेरेंस में जो घटना देखी जाती है वो इसमें नहीं देखी जाएगी, वो कोहेरेंट सोर्स में ही देखी जाएगी। राइट, अब देखो कि जो लाइट रे निकल रही है वो वेव्स के फॉर्म में ही है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डायग्राम बना करके दिखा दिया था। ठीक है, तो जो वेव्स के फॉर्म में है तो डेफिनेटली इस तरीके से आप लोगों के जो है क्या है, वेव्स जो है निकल रहे हैं। ठीक है, अपर डिपर इस तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो मान लो कि हमारे पास एक से ज्यादा जो है यहाँ पर सोर्सेज अगर है, ठीक, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या, एक से ज्यादा सोर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, और इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। लाइक हम बात करते हैं क्या, एक से ज्यादा सोर्सेज अगर हैं, ठीक है, तो वो कोहेरेंट सोर्स अगर होने चाहिए, और अगर सिंगल सोर्स है तो कोई बात नहीं है। राइट, अब हो क्या रहता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में निकल रहा था। लाइक जैसे कि ये मानो कि सोर्स है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ से चारों डायरेक्शन में क्या निकल रही है, वेव्स इस तरीके से निकल रही है यूं इस तरीके से। ठीक है, ये डायग्राम में यहाँ पर मिटा रही। तो होता क्या है कि मान लो कि एक जैसी तरंगे हैं, ठीक है, और उनके जो श्रृंग और गर्भ, मतलब कि जो इसका जो क्रस्ट है ना, और जो मतलब ऊपर का नीचे हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये जो है, ये अगर मान लो कि एक समान हो, यूं इस तरीके से ये हो गया, और दूसरा वाला मैं बना लेती हूँ यहाँ पर, इसका भी साथ ही साथ है ना। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब इंटरफेयर होते हैं तो वो संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। एक दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऐड होकर के इस तरीके से जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है। राइट, इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास क्या होता है, एक जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। अब इस केस में क्या होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को डायग्राम के हेल्प से ही समझाऊंगी कि लाइक हमारा ये वेव है, ठीक है, और ये एक दूसरा वेव है। तो आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ पर श्रृंग है उसके साथ यहाँ पर गर्भ है। अगर इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मान लो कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ये बिल्कुल कैंसिल आउट करके ये मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा इनका। अगर सेम वैल्यू का मैग्नीट्यूड है तो बिल्कुल ये 0 हो जाएगा। इसको हम विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस हम कहते हैं। तो इंटरफेरेंस के 2 टाइप्स अब हम लोगों ने देख लिए, एंड इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो क्योंकि हम लोगों ने जो है मैग्नीट्यूड और यहाँ पर जो इंटेंसिटी के बीच का क्या देखा, रिलेशन देखा, जो इंटेंसिटी है वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जब मान लो कि 2 टाइप की वेव्स यहाँ पर मिलकर के इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है, तो उनके लिए जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो क्या होगी, तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है ये, और इनका पूरे का क्या होता है, स्क्वायर रूट। इनका पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो ये आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का जो इक्वेशन है वो हो गया। एंड इसके बाद जो है लाइक अगर हम इसको ग्राफ की तरीके से बनाए, तो ये आपका पहले का मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या हो गया, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और इनका जो है रिजल्टेंट हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, और इनके लिए जो थीटा की वैल्यू है तो ये हो जाएगी tan इनवर्स a2 sin फाई, मतलब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ये आपका फाई हो गया। ये वाला एंगल हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट और a1 के बीच का एंगल वो थीटा, और दोनों ही मतलब ये वेव्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई है। तो a2 sin थीटा अपॉन ये हो गया a1 प्लस a2 cos फाई। तो ये एंगल थीटा निकालने के लिए आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ओके, चलो
अब क्योंकि होता क्या है कि इस तरीके से जब इंटरफेरेंस की घटना होती है तो हमको दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस भी जो है मिलते हैं। आप सिंपल एक कार्डबोर्ड लेकर के उसमें छेद कर करके जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको आप डेफिनेटली जो है करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है फ्रिंज विड्थ के लिए जो इक्वेशन होता है बीटा बराबर जो है वो क्या होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो आप लोगों ने आई होप कि डायग्राम तो देखा होगा, मैं यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को नहीं बना रही हूँ बट पूरा जो है शॉर्ट में जो इक्वेशंस है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। दोनों के बीच का विड्थ जो है इस फॉर्मूला से निकाला जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि तीव्रता का आयाम के साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। और ये होता है I इज इक्वल टू, अगर इंटेंसिटी का इक्वेशन लिखे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट I2 और ये cos फाई। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है कि लाइक अगर मान लो कि मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी है और मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, तो इनके बीच का जो रेशियो होता है वो होता है आप लोगों का स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 अपॉन स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉर्मूला आपका होता है। और आयाम के फॉर्म में लिखे तो A1 A2 अपॉन A1 माइनस A2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है जिसमें हम इसको लिख सकते हैं क्या A मैक्स और A मिनिमम। ये इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूलाज काफी सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो हम लोगों ने लिख लिए हैं। एंड इसके अलावा जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंज मतलब कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए भी कुछ इक्वेशंस है, तो उन इक्वेशंस को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। दीप्त यानी कि ब्राइट और अदीप्त यानी कि डार्क, ठीक है। इनके लिए जो है पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला पॉपुलर फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, जिसको हम dy बाई कैपिटल डी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये किसके लिए है तो दीप्त फ्रिंज के लिए मतलब कि ब्राइट के लिए। ये याद रखना, ये आपको डेफिनेटली पूछता है फॉर्मूला। और अदीप्त के लिए हम लिखे तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू होता है ये होता है 2n-1 अपॉन 2 और ये इनटू लैम्डा। इस तरीके से ये अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज के लिए जो है फॉर्मूला होता है। और इसके लिए और एक फॉर्मूला लिखते हैं, लाइक इसको हम कैसे लिख सकते हैं dy बाई कैपिटल डी। इस तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था dy बाई कैपिटल डी, वैसे ही बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा y के लिए हम यहाँ पर जो है ट्रांसफर करके पक्षांतर करके लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 और ये स्मॉल डी और यहाँ पे कैपिटल डी। तो y का भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। ये सारे फॉर्मूले दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। ओके, चलो, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन, तो हम अब क्या करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफ्रैक्शन ये हो गया डिफ्रैक्शन। चलो भाई, तो बेसिकली जो है डिफ्रैक्शन को जो है हम विवर्तन कहते हैं। क्या होता है ये विवर्तन? तो दीप्त और अदीप्त मतलब कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। तो फॉर्मूलाज में आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर लिख के बता देती हूँ फटाफट से। ये क्या हो जाएगा nth सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली अदीप्त के लिए फॉर्मूला है, सेकेंडरी मिनिमा अदीप्त के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसमें हम यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो n लैम्डा कैपिटल d बाई यहाँ पर नीचे में जो a या फिर स्मॉल d जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन देखा था a b या स्मॉल d किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है nth सेकेंडरी मैक्सिमा का इक्वेशन लिखेंगे। nth सेकेंडरी मैक्सिमा डार्क फ्रिंज के लिए, सॉरी ब्राइट फ्रिंज के लिए, दीप्त के लिए, ये क्या होता है a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू y इक्वल टू 2n+1 और ये लैम्डा कैपिटल d बाई 2a, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। इसके अलावा जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो एंगल है, कोणीय चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी एंगल नहीं, कोणीय चौड़ाई, इसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा कैपिटल D बाई A,
ये आपका क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और बेसिकली डिफ्रैक्शन की घटना में एक्चुअली में होता क्या है, तो यहाँ पर जो है मान लो कि इस तरीके से कोई हम एक मान लो कि कोई कार्डबोर्ड या कुछ इस तरीके से लेते हैं, जो कि साइड का हिस्सा अगर कर्व है, मान लो की बात, कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पर ऐसा हो रहा हो, तो यहाँ पर जो है लाइट रे जब आती है तो यूं इस तरीके से क्या होती है, ये मुड़ के ये इस तरीके से फैल जाती है, यूं इस तरीके से। और यहाँ पर जो है कुछ लाइंस जो है मिलती है, जो कि क्या क्रिएट करती है, तो इस तरीके से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्रिएट करती है, जिसको हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो अब हम लोगों को पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। और पोलराइजेशन ऑफ जो लाइट है वो बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलराइजेशन लाइट, ठीक है, मतलब प्रकाश का ध्रुवण हम जिसको कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो कि कोई भी लाइट का सोर्स है, वो चारों तरफ अपना जो है रोशनी जो है बिखेरता है ना, तो संचरण की जो दिशा है, तरंग संचरण की दिशा, वहां पर मान लो कि किसी लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को जो है लाइट जब चाहिए होती है, तो हम एक पोलराइड मटेरियल होता है, एक फिल्म की तरह होता है, जिसको अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है कि एक किसी डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है, तो सारे के सारे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो है क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो इसका सबसे पहले जैसे डायग्राम अगर बना लूं, तो इस तरीके से मान लो कि लाइट सोर्स चारों तरफ फैल रही है, और यहाँ पे मैंने एक जो है पोलराइजर रख दिया है यूं इस तरीके से, और बीच में इसमें जो है इस तरीके से जो है क्या कर दिया, छेद कर दिया। जैसे मान लो कि ये उंगलियों के बीच का जो गैप है, बिल्कुल इस तरीके से छेद कर दिया। और यहाँ से लाइट सोर्स जो निकलेगी, वो लाइट सोर्स जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, तो एक ही डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट होती हुई इस तरीके से निकलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का ध्रुवण इसे हम कहते हैं। और मान लो कि एक और पोलराइड ग्लास लगा दिए, तो सेकंड को पोलराइड ग्लास लगाते हैं, इसमें को हम लोग थोड़ा तिरछा करके इसका बीच का हिस्सा लगा दिए, इसका नाम रख दिया एनालाइजर। ठीक है, इसका नाम रखा था पोलराइजर। ठीक है, एनालाइजर जस्ट एनालिसिस करने के लिए है, तो इसका नाम साइंटिस्ट ने एनालाइजर रख दिया। अब यहाँ से गुजर रही है, तो हुआ क्या कि जो एक ही डायरेक्शन में जो है परपेंडिकुलर लाइट रे जो आ रही थी, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का पोलराइड को अगर तिरछा रख दिया गया, तो वो सारी की सारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। इसके पहले जो है हम लोगों ने बाकी सारी रोशनी को ब्लॉक करके केवल और केवल एक सतह के जो लंबवत परपेंडिकुलर, जो एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइट रे है, उसी को हम लोगों ने क्रॉस कराया था। अब हम लोगों ने दूसरा एनालाइजर को अगर हल्का तिरछा करके लगा दिया, तो वो पूरा का पूरा ही क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो कोई भी रोशनी आगे नहीं जाएगी। राइट, अब ये हो गया आपका क्या, प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये कंपलसरी है कि जो वेव प्रोपेगेट हो रहा है, वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा, लाइट रे का, प्रकाश का कंपन मिलेगा लंबवत दिशा में। इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। और इसमें जो है हम लोग मेलस का नियम, मेलस लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और इसका इक्वेशन क्या होता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होता है मेलस का। बेटर है इसको हम बाजू में लिख लेते हैं। I = I0 cos स्क्वायर थीटा, यूं इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जब यहाँ पर जो घटना है जो हो रही है, ठीक है, तो इस घटना के दौरान होता क्या है कि कई बार जब मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज होने से क्या होता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, मतलब एक जगह अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही चीजें होती है। तो जब अपवर्तन और परावर्तन के बीच का 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको ब्रिस्टर जी ने इसके बारे में बताया था, जिसको ब्रिस्टर लॉ के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रिस्टर लॉ। क्या हुआ कि मान लो कि प्रकाश किरण आई और इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये आपका क्या है, नॉर्मल अभिलंब है। और यहाँ पर मान लो कि ये अभिलंब है, यहाँ पर जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब लाइट रे यहाँ पर आ रही थी, तो एक ऐसे सोर्स से आ रही है जो चारों तरफ फैल रही है, ठीक है, और यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इन दोनों के बीच का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से दिखाई देगी, ये डॉट में जो दिखाई दे रही है, मतलब कि उस डायरेक्शन में क्या है, ये बिल्कुल लंबवत कंपन कर रही है, परपेंडिकुलर कंपन कर रही है। तो इसके लिए tan थीटा p, मतलब कि यहाँ पर जो आपतन यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है, यहाँ पर आपतन कोण की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, इक्वल होता है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के। अगर मान लो कि दो माध्यम है तो μ2/μ1, तो ये आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टर्स लॉ। और जो हमारी तरंग है, मतलब कि जो हमारी वेव है, वेव ऑप्टिक के केस में जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों के फॉर्म में होती है। कैसे होती है, जो वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडिनल अनुप्रस्थ तरंग जिसको हम बोलते हैं। और नेचर में कैसी होती है, तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव, ट्रांसवर्स नेचर की होती है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सारा वेव ऑप्टिक्स का, तरंग प्रकाशिका का जितना भी टॉपिक था सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये माइंड मैप। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट मिनट रिवीजन, क्विक रिवीजन करना है तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखने के बाद ड्रॉ भी कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आप सभी बच्चों को, और तब तक के लिए बाय बच्चों।